नमस्कार। आज हम आदतों के विज्ञान में उतर रहे हैं। हाँ, ये समझने के लिए कि ये बनती कैसे हैं, टूटती कैसे हैं। बिल्कुल। और कैसे हम इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ना मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस, हेल्थ एडवाइस सबसे जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं। आर्टिकल्स हैं, कुछ रिसर्च समरीज भी हैं। और हाँ, कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी। तो मकसद ये है कि इन सब में से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो काम की जानकारी है, हाँ, और कभी-कभी जो हैरान करने वाली बातें हैं, उनको निकालकर सामने लाएं। हम गहराई से जानेंगे कि भाई दिमाग में क्या चल रहा है जब कोई चीज आदत बन जाती है। और इस जानकारी को हम असल में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सही। तो चलिए खोलते हैं इस जानकारी के पिटारे को, देखते हैं क्या निकलता है। बिल्कुल। देखो, आदतें तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, है ना। अक्सर में पता भी नहीं चलता। हाँ, अपने आप होती रहती हैं। तो इन ऑटोमेटिक चीजों के पीछे का साइंस समझना, वो हमें अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की ताकत दे सकता है। तो शुरू करते सबसे बेसिक सवाल से कि भाई आदतें हैं क्या? देखो, ज्यादातर स्रोत यही कहते हैं कि ये वो काम हैं जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जिनके बारे में हम सोचते नहीं ज्यादा। हाँ। और इनमें से कई एक पैटर्न फॉलो करती हैं, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। हैबिट लूप सुना है इसके बारे में। संकेत, क्यू, फिर एक रूटीन, और फिर इनाम, रिवॉर्ड। बिल्कुल। जैसे सुबह उठे, थकान लगी, संकेत, फौरन कॉफी बनाई, रूटीन, और पी के ताजगी महसूस हुई, इनाम। चार्ल्स डुहिग ने इसे काफी पॉपुलर किया था, है ना? हाँ, उनकी किताब में। और ये कॉन्सेप्ट कई जगह आता है। एक जगह सीट बेल्ट का उदाहरण था, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। हाँ, वो अच्छे से समझाता है कि कैसे बचपन में बार बार बोलने पर हम ध्यान से लगाते थे, हाँ, एक एफर्ट लगता था। और अब गाड़ी में बैठते ही हाथ अपने आप चला जाता है। बिल्कुल ऑटोमेटिक। पर क्या ये लूप हमेशा इतना सीधा होता है? यही मैं सोच रही थी, क्या इसमें कुछ और परतें भी हैं? हाँ, देखो, होता क्या है कि कभी कभी एक ही संकेत अलग अलग सिचुएशन में अलग रूटीन को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा। और अक्सर कई आदतें ना आपस में जुड़ी होती हैं। पर जो मेन बात है वो ये कि आदतें दिमाग के लिए एनर्जी बचाने का तरीका है। एनर्जी बचाने का कैसे? जब हम कोई नया काम सीखते हैं ना, तो दिमाग का जो अगला हिस्सा है, फ्रंटल कोर्टेक्स, हाँ, जो सोचने, समझने, प्लानिंग वाला हिस्सा है, हाँ, वो बहुत एक्टिव रहता है। उसे काफी मेहनत करती पड़ती है। तो जब आदत बन जाती है तब ये फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? आराम। हाँ, कह सकते हो। जैसे जैसे वो काम बार बार होता है, ऑटोमेटिक होता जाता है। उसका कंट्रोल दिमाग के गहरे हिस्से में चला जाता है, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया। हाँ, ये हिस्सा सीखी हुई ऑटोमेटिक चीजों के लिए है। ये एक तरह का ऑटो पायलट है। अच्छा, ताकि हमारा जो सोचने वाला दिमाग है, हाँ, कॉन्शियस माइंड, वो फ्री हो जाए दूसरी मुश्किल चीजों पर ध्यान देने के लिए। यहीं पर वो न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात आती है। बिल्कुल, दिमाग की वो कमाल की क्षमता बदलने की, नए कनेक्शन बनाने की। अनुभव के आधार पर। हाँ, जितनी बार हम कोई काम दोहराते हैं, उस आदत से जुड़े जो दिमागी रास्ते हैं वो मजबूत होते जाते हैं। और ये कितनी जल्दी होता है? मतलब कोई फिक्स टाइम है आदत बनने का? एक स्टडी का जिक्र आता है कई जगह कि औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन, 2 महीने से थोड़ा ज्यादा। हाँ, पर देखो, ये औसतन शब्द जरूरी है। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये टाइम हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आदत कितनी मुश्किल है इस पर भी निर्भर करता होगा। बिल्कुल। किसी को कुछ हफ्ते लग सकते हैं, किसी को कई महीने। मेन चीज है लगातार करना, स्पीड नहीं। ठीक है, तो दिमाग बदलता है, आदतें बनती हैं, पर इन्हें चलाता क्या है? यहाँ शायद डोपामाइन का रोल आता है, जिससे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, डोपामाइन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है। अच्छा, हाँ, ये मूड, मोटिवेशन, ध्यान, इन सब में रोल प्ले करता है। एक आर्टिकल में तो मजाक में लिखा था कि सही डोपामाइन आपको ऑफिस का हीरो बना सकता है, और कमी 0। ये तो है। और सच में कम डोपामाइन से सुस्ती, मोटिवेशन की कमी, ध्यान लगाने में दिक्कत, ये सब होता है। यहाँ तक कि नींद पूरी ना हो तो भी सुबह डोपामाइन पर असर पड़ता है। हाँ, उसके रिसेप्टर्स कम सेंसिटिव हो जाते हैं, और पार्किंसन जैसी बीमारियों में तो डोपामाइन बनाने वाले सेल्स ही खत्म होने लगते हैं। लेकिन आदतों में इसका क्या कनेक्शन है? यही बात गहरी होती है। डोपामाइन असल में इनाम मिलने की खुशी से ज्यादा इनाम की उम्मीद से जुड़ा है। उम्मीद मतलब एंटिसिपेशन? हाँ, और सीखने से। ये दिमाग की इनाम भविष्यवाणी त्रुटि, रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर सिस्टम का हिस्सा है। इनाम भविष्यवाणी त्रुटि, ये क्या है? देखो, जब हमें किसी काम से जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर इनाम मिलता है, हाँ, तो डोपामाइन का लेवल बढ़ता है। ये उछाल दिमाग को सिग्नल देता है, अरे ये बढ़िया था, इसे याद रखो, दोबारा करो। अच्छा।
तो ये उस संकेत और रूटीन के बीच के कनेक्शन को मजबूत करता है। बिल्कुल। तो डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं बल्कि उम्मीद से ज्यादा मिलने पर उछलता है। ये तो काफी बारीक बात है। हाँ, और अगर इनाम उम्मीद के मुताबिक ही हो तो डोपामाइन उतना नहीं बढ़ेगा, और अगर उम्मीद से कम मिले तो गिरेगा। हाँ, गिर भी सकता है, जो हमें सिखाता है कि शायद ये दोबारा ना करें। नशे की लत में यही सिस्टम हाईजैक हो जाता है। हाईजैक कैसे? निकोटीन, कैफीन या दूसरी ड्रग्स वो दिमाग में नॉर्मल इनामों के मुकाबले कहीं ज्यादा डोपामीन रिलीज करवाती हैं। ओह, दिमाग इसे समझता है कि ये कोई बहुत ही जरूरी, फायदेमंद चीज है, और धीरे धीरे दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। तो फिर लोग मजे के लिए नहीं लेते? शुरू में शायद हाँ, पर बाद में वो नॉर्मल महसूस करने के लिए या विड्रॉल से बचने के लिए लेने लगते हैं। जैसे सिगरेट पीने की आदत, वो बाद में सिर्फ निकोटीन की तलब मिटाने के लिए रह जाती है। हाँ बिल्कुल, तलब मिटाने का एक तरीका बन जाती है। ये दिखाता है कि डोपामाइन का बैलेंस कितना जरूरी है। वैसे कुछ स्रोत खाने पीने की चीजों का भी जिक्र करते हैं, नट्स, सीड्स, पनीर, डार्क चॉकलेट। हाँ, हरी सब्जियां भी ये डोपामाइन प्रोडक्शन में मदद कर सकती हैं। पर हाँ, अगर सीरियस कमी लगे तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं उस मुश्किल काम पर जिससे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं, बुरी आदतों को तोड़ना। हाँ, ये आसान नहीं होता। स्रोत कहते हैं कि हम अक्सर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि या तो गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं या तरीका गलत होता है। सही बात। पहला कदम तो वही है, उस आदत के लूप को पहचानना। संकेत, दिनचर्या, इनाम, बारीकी से। जैसे शाम को काम के बाद थकान हुई, संकेत। और आदत है सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की, रूटीन, जिससे थोड़ी देर के लिए दिमाग बढ़ जाता है या राहत मिलती है, इनाम। हाँ, एक बार ये समझ आ गया तो फिर इसे तोड़ने के तरीके हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, यानी पुरानी आदत की जगह नई डालना। हाँ, उसी संकेत पर थकान हुई तो सोशल मीडिया की बजाय 5 मिनट टहल लिए या पानी पी लिया या कोई गाना सुन लिया। और दूसरा तरीका सजगता, माइंडफुलनेस। हाँ, ये कैसे काम करता है? माइंडफुलनेस मतलब आप जो कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, उसके प्रति जागरूक होना, बिना जज किए। तो जब वो संकेत आता है बोरियत, तनाव, जो बुरी आदत को ट्रिगर करता है, हाँ, माइंडफुलनेस आपको एक पल रुकने का मौका देती है। आप उस इच्छा को देखते हो, महसूस करते हो, पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, वो ऑटोमेटिक रिएक्शन टूट जाता है बीच में। हाँ, वो ऑटो पायलट बंद हो जाता है। आपको चॉइस मिल जाती है कि अब क्या करना है। पर्यावरण बदलना, एनवायरनमेंट चेंज, ये भी एक तरीका है। हाँ, और ये बहुत पावरफुल है। उन संकेतों को ही हटा दो जो आदत शुरू करते हैं। जैसे टीवी देखते हुए स्नैक्स खाते हैं, हाँ, तो स्नैक्स सामने रखो ही मत, बिल्कुल। या नजर से दूर रखो, मुश्किल बना दो उसे एक्सेस करना। अगर फोन डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो काम करते वक्त। हाँ, जेम्स क्लियर का जो मॉडल है उसमें इसे कहते हैं आदत को अदृश्य बना दो, मेक इट इनविजिबल, या मुश्किल, मेक इट डिफिकल्ट। और वो अनाकर्षक और असंतोषजनक बनाने वाली बात। हाँ, अनाकर्षक, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मतलब उसके बुरे नतीजों को याद करना। और असंतोषजनक, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, जैसे किसी दोस्त को रोज रिपोर्ट करना कि आपने वो आदत की या नहीं। एक सोशल प्रेशर बनता है। एक हिंदी स्रोत में एक थोड़ी अलग सलाह थी कि अपनी बुरी आदत के बारे में दूसरों को बता दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगा। हाँ, ये थोड़ा हटके है, लेकिन इसके पीछे शायद सोच ये है कि जब आप पब्लिकली मानते हो कि आपकी ये कमजोरी है तो एक जवाबदेही बनती है। हाँ, और शायद अगली बार वो काम करने से पहले आपको याद आया कि आपने क्या कहा था। थोड़ा गिल्ट फैक्टर काम कर सकता है रोकने में। ये सब फिर से न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़ गया, पुरानी आदत के रास्ते कमजोर करना। बिल्कुल। और जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, हाँ, वो भी तो ये करती है। हाँ, वो बेकार के विचारों और व्यवहारों को पहचानना और बदलना सिखाती हैं। सही, लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। पुरानी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, और इसीलिए धैर्य रखना और खुद पर ज्यादा सख्त ना होना जरूरी है। स्रोत ये भी कहते हैं कि कभी कभी फिसल जाना नॉर्मल है। सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच खतरनाक है। बिल्कुल। एक दिन चूक गए तो मतलब ये नहीं कि सब खत्म। हाँ। अगले दिन फिर से शुरू करो। ठीक है, तो बुरी आदतों से लड़ने के तरीके देखें, अब अच्छी आदतें बनाने पर आते हैं। यहाँ तो लगभग सभी स्रोत एक ही बात कह रहे हैं, छोटा शुरू करो। हाँ, छोटी आदतें या एटॉमिक हैबिट्स। मतलब लक्ष्य इतना छोटा रखो कि उसे न करना मुश्किल लगे। हाँ, जैसे रोज 1 घंटा दौड़ने का लक्ष्य बनाने की बजाय सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहन लो, बस। या 50 पुशअप्स की बजाय सिर्फ 1 कर लो। बिल्कुल। ये शायद सुनने में अजीब लगे, पर लॉजिक बहुत सॉलिड है। क्या लॉजिक है? छोटी शुरुआत से ना फ्रिक्शन कम होता है, उसे करने में जोर नहीं आता। हाँ, टालम टोल कम होती है। और आदत बनाने में कंसिस्टेंसी,
यानी लगातार करना वो क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है शुरू में। सही बात। एक बार रोज जूते पहनने की आदत बन गई तो फिर थोड़ा टहलना या दौड़ना आसान हो जाएगा। वो अगला कदम अपने आप लगने लगता है। एक और टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। ये क्या है? हैबिट स्टैकिंग मतलब एक नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ देना। अच्छा, जो हम पहले से ही रोज करते हैं। हाँ, वो पुरानी आदत नई आदत के लिए संकेत बन जाती है। जैसे फॉर्मूला है, पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा या करूंगी। उदाहरण? जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या रात को ब्रश करने के बाद मैं 1 पेज किताब पढ़ूंगी। इससे वो नई आदत रूटीन में फिट हो जाती है आसानी से। हाँ, और एक और चीज है कार्यान्वयन इरादे, इम्प्लीमेंटेशंस भी। ये क्या होता है? ये मतलब पहले से ही तय कर लेना कि आप वो नई आदत कब और कहाँ करोगे। अच्छा, प्लान बनाना। हाँ, बिल्कुल स्पेसिफिक प्लान। सिर्फ ये कहना कि मैं ज्यादा कसरत करूंगी, ये काफी नहीं है। तो क्या कहना चाहिए? जैसे हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शाम 6 बजे घर पहुंचकर मैं लिविंग रूम में 20 मिनट योग करूंगी। इससे वो इरादा एक ठोस प्लान बन जाता है। हाँ, और उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जेम्स क्लियर के वो 4 नियम, आदत को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना। हाँ, ये अच्छी आदतें बनाने के फ्रेमवर्क हैं। इन्हें प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? स्रोत कुछ बताते हैं? हाँ, कई तरीके हैं। स्पष्ट बनाने के लिए संकेतों को सामने रखो, जैसे पानी की बोतल डेस्क पर। आकर्षक बनाने के लिए उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो आपको पसंद है, जैसे ट्रेडमिल पर चलते हुए अपना फेवरेट शो देखना। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। आसान बनाने के लिए तो हमने बात की, छोटा शुरू करो। हाँ, और रुकावटें कम करो, जैसे जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रख लो। और संतोषजनक, ये कैसे? आदत का फायदा तो बाद में मिलता है। इसीलिए तत्काल इनाम जरूरी है, छोटा सा ही सही, जैसे हैबिट ट्रैकर में टिक लगाना। या सिर्फ अपनी प्रोग्रेस देखकर खुश होना। हाँ, वो भी। ये छोटी जीत डोपामाइन रिलीज करती है और आदत का लूप मजबूत होता है। यहाँ पर वो सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात भी फिट होती है, जो सुनने में भारी लगती है। हाँ, पर इसका मतलब आसान है। ये बस आदतों को ऑटोमेटिक चलने देने की बजाय ध्यान देना कि कोई आदत हमें कैसा महसूस कराती है। अच्छा, कॉन्शियसली नोटिस करना। हाँ, जैसे सिगरेट पीने की इच्छा हुई तो उस इच्छा पर ध्यान दो। शरीर में कहाँ महसूस हो रही है, कितनी तेज है, कितनी देर रहती है, या कसरत के बाद कैसा लग रहा है। बिल्कुल। ये जागरूकता हमें आदत के असली इनाम या उसकी कमी को समझने में मदद करती है, और ये समझ धीरे धीरे दिमाग के कनेक्शन बदल सकती है। जर्नलिंग भी इसमें मदद कर सकती है। हाँ, जब आप लिखते हो कि आपने क्या सोचा और क्या किया, तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। हमने अभी तक व्यवहार और दिमाग की बात की, पर एक स्रोत एक बहुत पावरफुल आइडिया देता है। कौन सा? कि सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम फोकस करते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं, न कि सिर्फ क्या हासिल करना चाहते हैं। पहचान, आइडेंटिटी। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। ज्यादातर लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, जैसे वजन कम करना है। हाँ, ये परिणाम आधारित लक्ष्य हैं। पहचान आधारित नजरिया होता है, मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। ये फर्क कैसे पड़ता है? ये बहुत बड़ा फर्क डालता है। वो सिगरेट वाला उदाहरण याद है? हाँ, एक कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरा कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता। दूसरा ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि पहले वाला अभी भी खुद को स्मोकर ही मान रहा है जो लड़ रहा है, जबकि दूसरे ने अपनी पहचान बदल ली है, वो अब नॉन स्मोकर है। बिल्कुल। धूम्रपान अब उसकी पहचान का हिस्सा नहीं रहा। तो सवाल है, पहचान बदलें कैसे? हाँ, कैसे? स्रोत 2 कदम बताते हैं। पहला, तय करो कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। ठीक है। दूसरा, छोटे छोटे कामों से, छोटी जीतों से खुद को सबूत दो कि आप वैसे ही इंसान हो। अच्छा, मतलब अगर मुझे पढ़ने वाला इंसान बनना है तो रोज सिर्फ 1 पेज पढ़कर मैं खुद को सबूत दे रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। हर बार जब आप वो 1 पेज पढ़ते हो, आप वोट डाल रहे हो अपनी पढ़ने वाले इंसान की पहचान के लिए। हर बार जब जंक फूड की जगह सलाद चुना, तो स्वस्थ व्यक्ति वाली पहचान मजबूत हुई। हर वो काम जो आपकी मनचाही पहचान से मेल खाता है, वो उसे पक्का करता है। धीरे धीरे खुद पर यकीन सिर्फ इच्छा पर नहीं, बल्कि सबूतों पर टिकने लगता है, और ये फिर घूम फिर कर न्यूरोप्लास्टिसिटी पर आता है। आप असल में उस इंसान का दिमाग और पहचान बना रहे हो जिसके लिए वो आदतें नेचुरल हैं। विल डुरान का वो कोट याद आता है, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई काम नहीं बल्कि एक आदत है। बिल्कुल, आपकी आदतें ही आपकी पहचान बन जाती हैं। ठीक है,
तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि आदतें सिर्फ ऊपरी चीजें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिमाग की वायरिंग से, हमारी केमिस्ट्री से, डोपामाइन से, और यहाँ तक कि हम खुद को क्या समझते हैं, हमारी पहचान से जुड़ी हैं। हमने हैबिट लूप समझा, न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत जानी, और बुरी आदतों को तोड़ने और अच्छी आदतें बनाने के कई तरीके देखे। छोटा शुरू करना, माहौल बदलना, और पहचान पर फोकस करना। सही। और हमने देखा कि आदतें काफी हद तक ऑटोमेटिक होती हैं और पहचान बदलना शायद सबसे स्थायी तरीका है बदलाव का। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी कुछ बहुत पुरानी गहरी आदतें, जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, हाँ, वो अनजाने में हमारी पहचान को इस तरह से बना रही हो जैसा हम शायद जानबूझकर कभी नहीं चुनते? ओ, ये तो सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो इस जागरूकता का इस्तेमाल कैसे करें? कैसे हम जानबूझकर अपनी पहचान को रीशेप करें और वो आदतें अपनाएं जो सच में दिखाती हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।